ऐसे शुरू करते हैं कि आप में से जो लोग काफी अरसे से मेरे साथ हैं, आपको पता है कि हम कई अ, अ, शायद 18-17 साल से अ, हम ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उसकी वजह तारीख के बारे में वो प्रिंसिपल्स हैं, वो खाका है जो अल्लामा इकबाल से हमने सीखा है। अ, अलबत्ता एक चीज के बारे में मैं बिल्कुल श्योर नहीं था, वो ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या निकलेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट किस अंदाज में होगा। रिजल्ट अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक बहुत अच्छा निकला है। इसलिए ये मेरी पुरानी राइटिंग्स में भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। हम इसे फोर्थ बैटल ऑफ पानीपत कहते रहे हैं। तो अभी तक तो रिजल्ट अच्छा निकला है। और अब मैं समझता हूं कि हम अगले 1-2 साल की 2026 के एंड तक के बारे में हम कुछ और वजाहत के साथ अपनी फोरकास्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि मैंने आज के सेशन में आप सबसे खास तौर पर रिक्वेस्ट की कि जरूर आइए। देखिए, तीन चीजें मुझे लगता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कंक्लूजन्स मैंने इस जंग के दौरान ही निकाले थे, और अब इनमें से कुछ मेरे ख्याल में दुरुस्त होना भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहली बात ये है कि भारत अपने प्रोपेगेंडा का ग्राउंड इंटरनेशनली रीगेन करने की कोशिश करेगा, जो अब उन्होंने वो शशि थरूर की कयादत में एक पूरा वफ्द भी बना दिया है। ये पहली बात है। अ, और ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा और दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक महाज है। इसकी तरफ अभी हम वापस आएंगे, और आज के सेशन का इनफैक्ट मौजू ही है। तो एक तो ये चीज है कि भारत की ये प्रोपेगेंडा कैंपेन और क्यों ये हमारे लिए खतरनाक है। और ये वो महाज है जिसके लिए मेरे ख्याल में हम सबको, पाकिस्तान के शहरियों को कुछ करने की जरूरत है। ये किसी और इदारे का काम है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि वो किसी न किसी तरह इसका बदला उतारने के लिए एक तो बलूचिस्तान का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1965 में जो सफगी उन्हें एक खिफत उठानी पड़ी थी, उसके बदले में फिर 71 की जंग में उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में पहले अंदरूनी साजिशें करवाई। उसके बाद तो सेकंड उनकी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि अब वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में उन्होंने पहले ही काफी मेहनत कर रखी है, तो वो कुछ उस उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करें। तीसरी चीज मजहबी फसादात, खास तौर पर पाकिस्तान की अक़लियतों के खिलाफ। तो ये तीन खतरे, पहली उनकी प्रोपेगेंडा कैंपेन, दूसरे उनका पाकिस्तान में अंदरूनी रेशा दरवानियां करवाने का कोई घिनौना मंसूबा, साजिश, और फिर उसको इस्तेमाल करके दोबारा मिलिट्री हमला, जैसे उन्होंने 71 में किया था। और तीसरा, यहाँ की माइनॉरिटीज के अ, हवाले से कोई मसला पैदा करना। अब इसमें मैं समझता हूं कि हमारी फौज ने ये साबित कर दिया है कि एक फौज से आप जो तवक्को कर सकते हैं और जो करनी चाहिए, वो उन्होंने पूरी करके दिखा दी, जहां तक सरहदों का ताल्लुक। बाकी जितने मसाइल हैं, उनके लिए अगर आवाम खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी अब जो सबसे बड़ी वीकनेस है, मैं अब इनकी प्रोपेगेंडा वॉर की तरफ आता हूँ। और एक आप मेरी पेश गोई अभी से नोट कर लीजिए। इनकी ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन, ये जो शशि थरूर की क़यादत में वफद जा रहा है, इसमें ये इस
पॉइंट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान का वजूद नाजायज है, क्योंकि ये अंग्रेजों की साजिश के नतीजे में ये मुल्क वजूद में आया है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा मुझे लगता है। अब जो इनकी प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हुई है, इसमें गैर मुतवक्को तौर पर इन्हें कामयाबी हो सकती है, जिसकी वजह ये है कि इन्होंने बड़ी मुद्दत से दुनिया में अपना झूठ बेचकर एक इमेज बनाई हुई है, अ, और हम इस मामले में गफलत के शिकार हैं। हमारी सबसे बड़ी गफलत ये है, जिसे अब हमें दूर करने की जरूरत है, कि हमें पाकिस्तान के बारे में कायदे आजम का और पाकिस्तान बनाने वालों का वर्जन मालूम नहीं है। ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया जाता है, और दो कौमी नजरिए के नाम पर बड़े बड़े हिमायती उठ खड़े होते हैं जोश व फिरोश के साथ, ये सब अपना मंजन बेच रहे हैं। आज तक पाकिस्तान स्टडीज में वो बातें नहीं लिखी गई हैं जो कायदे आजम चाहते थे कि लिखी जाएं, और जो फैक्ट्स हों। और आप लोगों को मालूम है कि वो बड़ी मेहनत के बाद हमने मिलकर डिस्कवर की है पिछले कुछ अरसे में। वो चीजें लोगों को बताने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि एक तो ये कि वो सच्चाई है, दूसरे ये कि इस वक्त हमें उसकी जरूरत है। और ये चीजें अभी मैं आपसे उनका खुलासा दोबारा शेयर कर दूंगा। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें हाल ही में ज्वाइन किया है, वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जो हमें पाकिस्तान के बारे में मालूम होनी चाहिए और दुनिया को बतानी चाहिए, जिसके बगैर हम ये नेक्स्ट राउंड में कम से कम मीडिया में इंटरनेशनली हमारा जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। वो बातें मैं अभी आपसे दो चार शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं ये कह दूं कि आज की इस मीटिंग का मकसद ये है कि ये बातें जब मैं आपसे शेयर कर लूं, अगर आपके दिल को लगे, तो फिर आज हम यहाँ बैठकर एक प्लान बनाएं कि हम लोग एक थिंक टैंक बन जाएं, या हम इस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा काम रिसर्च का है, उसकी वजह से मैं किसी भी किस्म की कैंपेनिंग में या यूट्यूब चैनल को चलाने में कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। और अब अगर आप में से हर एक इस चीज को अपनी जाती मुहिम समझकर टेकअप करने पर तैयार हो, तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ जो इस वक्त हम लोग 21 मौजूद हैं, ये भी बहुत काफी हो सकते हैं पूरी दुनिया को चेंज करने के, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट ट्रुथ है। देखिए, बुनियादी बात क्या है, मुझे यहाँ आज बहुत से नए लोग नजर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये मैं बुनियादी फैक्ट्स रिपीट कर दूं जो पाकिस्तान के बारे में हमें मालूम होने चाहिए और जो हमें दूसरों को बताने चाहिए। देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि तीन फोर्सेस थी बर्रे सगीर: अंग्रेज, कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ हिंदू महासभा और बहुत सारे दूसरे लीडर, सिख लीडर्स भी उस जमाने के, ये सब लोग। तो अंग्रेज, कांग्रेस, और तीसरी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम। अब जाहिर है कि जब बरे सगीर आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ा वाकया था, तो तीनों का अपना अपना इसके बारे में एक नैरेटिव होगा कि ये क्यों हुआ। ठीक है ना। बदकिस्मती ये है कि आज तक दुनिया ने सिर्फ कांग्रेसी नैरेटिव सुना है, या जो हिंदू महासभा का है उनमें आपस में उस वक्त कोई फर्क। तो आज तक उन्होंने वो इंडियन नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सुना है। मुस्लिम लीग का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि बर्रे सगीर क्यों आजाद, और अंग्रेज हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसे आज तक किसी किताब में नहीं आने दिया गया है। खैर, अब वो मेरी कुछ किताबों में मौजूद है, ये एक अलग। वो क्या था, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात पर यकीन कर लीजिए महज अपने पेट्रियोटिज्म की वजह से, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक एक चीज का सबूत मांगे।
और टाइम स्पेंड करें वो सबूत मांगने और उसको इवेलुएट करने में। और जब वो आपको सबूत मिल जाएं और आप कन्विंस हो जाएं, उसके बाद फिर आप इस चीज को टेकअप करें एक अपना अपने पैशन और अपनी मुहिम की तरह से। तो मैं आपको इसके बारे में मुस्लिम लीग का पर्सपेक्टिव और बरतानवी पर्सपेक्टिव भी बताना चाहता हूँ बड़े मुख्तसर तौर पर। पहले ये कि ये जो इंडियन नेशनल पर्सपेक्टिव इस वक्त चल रहा है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। और ये इतना एब्सर्ड और बेहुदा नैरेटिव है कि अगर चूंकि दुनिया ने इसको बाना हुआ है, इसलिए दुनिया की मत मानी है। अब ये नैरेटिव क्या होता है? ये यूं होता है कि जी वो गांधी जी ने चूंकि इतनी तवील जद्दोजहद की थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसकी वजह से वो उन्होंने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया या मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखें वो उन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी तो चलाई थी, पॉइंट नंबर 1। उसके साथ ही उसी सांस में दूसरा पॉइंट आ जाता है कि वो एक सुभाष चंद्र बोस भी थे, तो उन्होंने नाजी जर्मनी के साथ मिलकर और जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। तो उसकी वजह से वो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया था। और तीसरा पॉइंट उसके साथ एक और आ जाता है कि वो तो दूसरी जंग अजीम के बाद अंग्रेज इतने बेचारे मिस्कीन फकीर हो गए थे, कमजोर हो गए थे कि वो हिंदुस्तान पर अपना कब्जा रख नहीं सकते थे, तो उन्हें जाना पड़ा। जरा सी अकल किसी में हो ना, जरा सी, मतलब चिंपैंजी के बराबर, सिर्फ उतनी काफी होगी मेरे ख्याल में। तो वो ये सोचे कि भाई ये तीनों बातें आप एक सांस में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इनमें से सिर्फ कोई एक बात दुरुस्त हो सकती। गांधी जी की मूवमेंट नॉन वायलेंट क्लेम करते थे वो अपने आप को। सुभाष चंद्र बोस हिटलर के साथ जाकर खड़ा हुआ है और वो जापानियों की साथ जो है बर्मा पे हमला कर रहे हैं। और फिर अंग्रेज अगर खुद ही थक गए थे, तो इन दोनों की इसका मतलब है कि इन दोनों की कंट्रीब्यूशन का तो कोई हिस्सा नहीं है ना। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप ये कहें कि वो बच्चा जो है वो घर उसको मैंने भेजा, तो उसकी 3 मैंने टेक्निक्स इस्तेमाल की। एक तो ये कि मैंने उससे बड़े प्यार से बात की और उस पे मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, ये गांधी वाला हो गया। दूसरी वजह ये हुई कि मैंने उसको इतना जोर से रख के थप्पड़ मारा कि वो 6 फुट पीछे जाकर गिरा। ये हो गया सुभाष चंद्र बोस। और तीसरी बात यह है कि वो तो वो रोते हुए खुद ही कह रहा था कि मुझे घर जाना है। तो ये ऐसी थ्योरीज हैं। और आप सोचिए कि अगर आप इस किस्म की थ्योरी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके दिमाग की क्या हालत हो, और आप की किस किस्म की मेंटालिटी डेवलप हो रही हो। और उस मेंटालिटी के साथ जब आप दुनिया को देखेंगे, तो आपका क्या, आप किस आईक्यू लेवल पर दुनिया को देख रहे होंगे। तो ये हो रहा है दुनिया के साथ। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल उसी किस्म का है जैसे वो आपने देखा है कि इस जंग के दौरान जो एक रात अचानक इंडिया ने इस्लामाबाद भी फतह कर लिया था और पता नहीं क्या क्या कर दिया था। अब आज चूंकि मीडिया के रिसोर्सेज इस किस्म के हैं कि हर शख्स के पास इक्वल पावर है ग्लोबल लेवल पर, और फॉरेन फैक्ट चेक हो जाते हैं। आपने फोन उठाया, आपने इस्लामाबाद की एक वीडियो भेज दी कि नहीं जी इस्लामाबाद का इस वक्त ये हाल है, और हम सब ठीक है, वो फॉरेन दुनिया के न्यूज चैनल्स ने पिक कर दी। 1940s में ये रिसोर्सेज नहीं थे। अगर इंडियन कांग्रेस के पास जितना पावरफुल मीडिया था, प्रिंट मीडिया, ये सब कुछ, ये बहुत एक्सपेंसिव चीजें थी। मुस्लिम लीग बड़ी कोशिशों के बाद कहीं से चंदे जमा कर करके एक मुश्किल से डॉन अखबार निकालने के काबिल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब उसका ये जो कांग्रेस के और इंडियन नेशनलिस्ट के बड़े बड़े अखबार थे, इनके मुकाबले में कुछ नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये
बिल्कुल, जो आज आपने ये फेस देखा है इंडियन मीडिया का, यही उस वक्त था। लेकिन फर्क ये है कि उस वक्त उन्होंने अपनी ये बात पूरी दुनिया से मनवा ली, क्योंकि जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे इन चीजों को, उनकी आवाजें 47 के बाद उनके अपने मुल्क में दबा दी गई, और उस वक्त भी दुनिया तक इतनी इफेक्टिवली नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी वो तारीख में रिकॉर्डेड हैं, और इसलिए मैंने उन्हें उस वक्त डिस्कवर किया जब मैं वापस गया उन प्राइमरी सोर्सेस पर। तो पहली बात यह है कि ये जो प्रोपेगेंडा आज तक आपने सुना है अंग्रेजों के हिंदुस्तान से जाने का, ये सिर्फ एक इडियट इसको कबूल कर सकता है, और अगर आप इडियट नहीं हैं तो प्लीज आप इसको कबूल करना छोड़ दें, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ इंडियन नेशनलिस्ट का ये वर्जन है। अंग्रेजों ने जब ऐलान किया पार्लियामेंट में कि हम हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने इनमें से कोई बात नहीं, उन्होंने कोई और बात। वो 20 फरवरी 1947 की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है। बहुत सी किताबों में आपको, ऑथेंटिक किताबों में वो स्पीच का मतन मिल जाएगा। आप चाहें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाकर वहां से वो आप खुद डाउनलोड कर लीजिए। हजारों सोर्सेज में इंटरनेट पर बिखरी हुई है, ऑथेंटिक सोर्सेज में। तो 20 फरवरी 1947 की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, उसमें उन्होंने क्या वजह बताई, और फिर तो अब उनका वर्जन भी आप सुन लीजिए, जिसे आज खुद अंग्रेजों के जहन से भी निकाल दिया गया है इस इफेक्टिव इंडियन मीडिया की पावर की वजह से। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का वर्जन आपसे शेयर करने से पहले मैं आपको जरा सा इस बात पर मजीद यकीन दिला दूं कि ब्रिटिश इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पर मीडिया एस्टेब्लिशमेंट में ये पावर है कि वो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट उस मुल्क के लोगों, अपने लोगों के जहनों से निकाल दे। इसकी एक मिसाल ये है कि 2006 में वो किताब छपी थी जिसका नजम सेठी साहब जिक्र कर चुके हैं, और जो इंडिया में इस वक्त बड़ा हंगामा मचा रहा है। वो किताब जिसके प्रीफेस में बिल क्लिंटन ने ये लिखा था कि उससे पहले छत्तीसगढ़ का में जो सिखों का कत्ल हुआ था, वो इंडियन एजेंसीज की अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इन्होंने खुद करवाया था बिल क्लिंटन को पाकिस्तान से बदजन करने। बिल क्लिंटन अमेरिका का साबिक सदर, उसका लिखा हुआ प्रीफेस उसे निकलवा दिया गया। हार्पर कॉलिंस ने वो किताब छापी थी, दुनिया के बहुत बड़े पब्लिशर्स। उस प्रीफेस को निकलवा दिया गया उस किताब से, और इस वक्त उस किताब के जितने भी एडिशंस आपको मिलते हैं उसमें ये बात नहीं लिखी गई। तो ये इस सिलसिले में नजम सेठी बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं इन दिनों, और उन्होंने इंडियन मीडिया में भी ये इंटरव्यू दिया था। तो बड़ी वो, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये पावर है इंडियन मीडिया और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की, जब वो उसे इस्तेमाल करने की पोजीशन में हो। इस वक्त जो आपने उनका मजाक उड़ते देखा है, वो एक इंसिडेंट है। ये पावर उनकी है। इस पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने जो ब्रिटिश वर्जन है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान क्यों छोड़ा, उसको खुद अंग्रेजों के जहनों से निकाल दिया है। मैंने कोई 20-25 साल रिसर्च की है। 1947 से लिखी हुई अब तक की तमाम किताबें जो इस मौजू पर हैं, उनमें से जो बड़ी बड़ी मशहूर किताबें, उन सब में मैंने चेक किया, मुझे कहीं पर भी ये जिक्र ही नहीं मिला कि वो ब्रिटिश वर्जन क्या था। और अब चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं, तो मैंने बड़ी एक खास प्रॉम्प्ट्स डेवलप करके मैंने चैट जीपीटी के थ्रू भी ये चेक करवाया कि क्या 1947 के बाद से कोई ऐसी किताब छपी है जिसमें ये वाजे किया गया हो कि अंग्रेज बेचारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद क्या कहा था कि
क्यों हम हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और मुझे उसमें भी यही जवाब चैट जीपीटी से भी यही मिला कि नहीं जी, ऐसी कोई किताब नहीं है। तो आप भी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक वजह, एक इंसिडेंट, कोई लंबी चौड़ी वजह नहीं। और वो इंसिडेंट ये था कि दिसंबर 1946 में अंग्रेजों ने दिल्ली में एक असेंबली कायम की थी, दस्तूर साज असेंबली, इंडिया के लिए कानून दस्तूर बनाने के लिए। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उस असेंबली में बैठने से इनकार कर ये वजह बताई थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज इतने साल पढ़ी है, क्या कहीं गलती से भी आपको इसकी कोई भिनक पढ़ने दी गई कि अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर ने जब ऐलान किया था हिंदुस्तान छोड़ने का, तो उसने पार्लियामेंट में ये कहा था कि मुस्लिम लीग की वजह से छोड़ना पड़ रहा। क्या आपको पाकिस्तान स्टडीज की किसी किताब में ये बताया गया है आज तक? जाहिर है कि जवाब है कि नहीं। मैं आप पर वाजे कर रहा हूँ कि 1947 से आज तक जितनी भी किताबें इस मौजू पर लिखी गई हैं, उनमें ये बात हज़्फ कर नहीं जिक्र आता है। और वो लोग जो अमरीकी सदर को मजबूर कर सकते हैं अपने अल्फाज वापस लेने पर, वो जाहिर है कि ये उनके लिए बड़ी छोटी बात है। ये फैक्ट है कि ब्रिटिश वर्जन ये है कि हमें मुस्लिम लीग ने मजबूर किया हिंदुस्तान छोड़कर जाने पर। और किस वाक़े की वजह से मजबूर किया? असेंबली में बैठने से इनकार कर। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर मुस्लिम लीग असेंबली में नहीं बैठी थी तो उसकी वजह से अंग्रेजों को हिंदुस्तान क्यों छोड़ना पड़ा? इसके लिए आपको वो तारीख पढ़नी पड़ेगी जो आज तक इंडियन मीडिया की, इंडियन डिक्टेटरशिप की मेहरबानी की वजह से ना पाकिस्तान में पढ़ाई गई है, ना इंग्लिस्तान में पढ़ाई गई है, ना इंडिया में पढ़ाई। उस जमाने में जितने लोग जिंदा थे उनके लिए ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस की थी कि अगर मुस्लिम लीग नहीं बैठेगी, अंग्रेज चंद हफ्ते में छोड़ देंगे। ये प्रिंसिपल कांग्रेस के एक हिंदू लीडर चितरंजन दास ने 1922-23 में ये पूरी स्ट्रेटेजी डिवाइस करके कांग्रेस को दी थी अपने। उन्होंने सदारती खुतबे में 1922 में ये स्ट्रेटेजी डिवाइस की थी, और ये उनका फॉर्मूला था। वो जब खुतबा सदारत छपा था सीआर दास का, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैंने जो खुदी का उसूल पेश किया है, दास ने उसी को रूहानी, उसी को सियासी रंग में पेश कर दी है। यानी दास का प्रोग्राम इकबाल के खुदी के प्रिंसिपल की पॉलिटिकल एप्लीकेशन है। और दास 2-3 साल में फौत हो गए। कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। जिन्ना ने दिया, लेकिन कांग्रेस की मुखालफत की वजह से वो उस वक्त खास कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। और फिर दास को 1.5 साल में 1925 में फौत हो गए। और उनकी वफात पर जिन्ना ने भी कहा कि दास वो शख्स हैं जो सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के लीडर भी थे। इसी किस्म के ख्यालात मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। तो ये सारी बातें आज तक आपने नहीं सुनी है। वो तमाम लिबरल्स, अब मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को उनके हुकूक दिलवाने की बात करते हैं, आपको मर खप के आज तक ये कहने की तौफीक नहीं हुई है कि हिंदुओं में एक ऐसा लीडर था जिसके बारे में इकबाल की ये राय थी, जिन्ना की ये राय थी, जिसकी वफात पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि दास ने जो सलूक मुसलमानों के साथ किया उसे कोई शरीफ मुसलमान कभी नहीं भुलाएगा। तो आप तमाम लोग जो अक़लियतों के हुकूक के चैंपियन बनते हैं, आज तक आपको तौफीक नहीं हुई कि आप पाकिस्तान के मुसलमानों को ये बता सकें कि उस हिंदू लीडर ने वो कौन सा एहसान हम पर किया था जिसके बारे में मोहम्मद अली जौहर ने इतने
सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जो इस एहसान को भूल जाए वो या तो शरीफ नहीं है या फिर वो मुसलमान। तो ये सारे हमारा लिबरलिज्म सब, ये सब मेड इन इंडिया है और वहीं से इंपोर्ट होकर आ रहा है। और वो जो आपसे कहते हैं कि हमें ये वाली गाली दो, वही गाली आपकी तमाम मजहबी जमातें और ये तमाम आपके जो पाकिस्तान के हक में बकवास करने वाले लोग हैं, ये वही कहते हैं जो इंडिया ने इन्हें बताया हुआ है कि तुमने हमारे खिलाफ जब बात करनी है ना तो ये बात करनी है, खबरदार इसके अलावा कुछ। तो ये आप देखिए कि जो अंग्रेजों का वर्जन, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग ने अ, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर। और ये बात सबको पता थी कि अगर मुस्लिम लीग असेंबली में नहीं बैठेगी तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से चित्तरंजन दास ने, जो गांधी से भी बड़े लीडर उस वक्त बन चुके थे, उन्होंने कही। बच्चे बच्चे ने सुनी थी। आप अगर अगर आप समोसे बाजार से खरीदते तो वो जिस अखबार में लिपटे हुए आते उस पर चित्तरंजन दास का ये बयान छपा हुआ था, तो हर एक को पता था। अब हाँ, हमारी समझ में नहीं आएगा कि जी ये कौन सी बात थी, तो इसके लिए फिर हमें अपने आप को री एजुकेट करना एजुकेट करना पड़ेगा। री एजुकेट तो मैं ऐसे ही मुरब्बत में कह रहा हूँ कि आपको ज्यादा बुरा ना लगे, वरना हकीकत तो ये है कि जो हमारा इल्म है इस वक्त, वो तो मतलब उसको इल्म ना ही कहा जाए तो बेहतर है। तो अब वो तफसील आपकी समझ में आ जाएगी और अब उसके लिए हम पूरी तैयारी यही करते रहे। इंशाल्लाह हम यहाँ पे कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हैं, किताबें कुछ मैं लिख चुका हूँ, उनको मजीद आसान अल्फाज में आजकल लिखा जा रहा है, वो सारी लिस्ट आपको दे दूंगा। आपने अपने दिल में ये फैसला करना है कि क्या आप इस बारे में अपने आप को कमिट करना चाहते हैं कि जिस तरह आपने 16 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गलत इल्म हासिल किया था, अब आप 16 हफ्ते ही सही सही इल्म हासिल करने के लिए दोबारा उसी तरह से स्टूडेंट मोड में आ जाएं। ये कमिटमेंट आपको अपने साथ करनी है कि यस वी वांट टू लर्न दिस। अब आप आ जाइए कायदे आजम के वर्जन की तरफ, मुस्लिम लीग के वर्जन की तरफ। तो वो इसके अलावा और क्या हो सकता है जब अंग्रेज खुद उन्हें ये क्रेडिट दे रहे हैं। तो हमारी मत मारी गई है कि हम ये क्रेडिट ना लें। तो हमारा भी यही वर्जन है। और अब आप आइए कि हमारा ये वर्जन जो है वो अंग्रेजों ने जब ये कहा उसके बाद नहीं बना। अगेन आप देखिए कि जिस मुताले पाकिस्तान पर एक तरफ से इंडिया और दूसरी तरफ से हमारे अपने लिबरल्स ये इल्जाम लगाते हैं कि ये इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, ये इसमें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बच्चों के दिमागों में क्यों भरी जा रही है। ओ भाई, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी नहीं है, ये इंडिया की आइडियोलॉजी है जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट की। और किस तरीके से किन लोगों के जरिए ये यहाँ पर फैली, वो एक अलग कहानी है। मेरे पास पूरी एविडेंस के साथ वो दास्तान भी तैयार है। जब आप कहेंगे हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करने के बाद इस मैदान में उतरा हूं और मेरी टीम भी। यहाँ पर जो आपको हमारी टीम के लोग नजर आते हैं वो इन तमाम चीजों से वाकिफ हैं। तो अब मैं आपको दो चार बड़ी बड़ी बातें बता दूं जो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपसे पाकिस्तान स्टडीज में छुपाया गया है। मिसाल के तौर पर, अब अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 का, वो मेरे ख्याल में आप सबने उसका जिक्र विक्र सुना हो। लेकिन आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि वो खुतबा जब छपा था, उस जमाने जब दिया गया था, तो उसकी एक हेडलाइन
ये थी अखबार। ये आप देख रहे हैं जी स्क्रीन पर विकिपीडिया का पेज है ना, एड्रेस जी 1930, जी। ये खबर लगी है। अब इस खबर की सुर्खियां पढ़िए। और डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, सर मोहम्मद इकबाल वार्निंग टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फेडरल फेडरलिज्म प्रपोजल ए मैनेज टू इस्लाम। इससे अगला पढ़िए इन्वर्टेड कॉमास में, एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड दी हिंदूज। ये सुर्खी थी इलाहाबाद एड्रेस के खबर की, विकिपीडिया के मुताबिक। ये मैं अपनी पसंद से नहीं निकाल के लाया हूं, ठीक है ना। ये क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड दी हिंदूज। अगर खुतबा इलाहाबाद के आप असल अल्फाज पर जाइए, वहां पे इकबाल साफ साफ कह रहे हैं कि यूं मालूम होता है कि अंग्रेजों और हिंदू लीडरशिप के दरमियान, हिंदू इंडिया के दरमियान ये समझौता हो गया है कि हिंदू इंडिया अंग्रेजों को बर्रे सगीर में उनके इक़्तिदार को तूल दे, और उसके बदले में अंग्रेज इन्हें यहाँ की तमाम अक़लियतों पर चौधराहट कायम कर दे। ये बात खुतबा इलाहाबाद में लिखी, उसी इलाहाबाद एड्रेस में जो हर पाकिस्तानी ने जिसका जिक्र सुन रखा है। उसी जमाने में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड में अपना ये बयान महफूज करवाया, जो उसकी रिपोर्ट्स में छपा हुआ है और वहां पढ़ के सबको सुनाया गया, जो उन्होंने अपने बिस्तरे मर्ग से आखिरी स्टेटमेंट लिखकर भेजी थी। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि गांधी की तहरीक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर एक नया कास्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करने की जद्दोजहद। ठीक है जी। और 1930s, मिड 30s तक ये बात मुसलमानों में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि उस जमाने में छपी हुई एक पॉपुलर किताब बर्रे सगीर के मुसलमानों की सियासी तारीख के बारे में मुझे इंटरनेट आर्काइव पर मिली है, जिस पर बड़े बड़े उस जमाने के सियासी लीडर्स के वो मतलब मैसेजेस भी हैं कि जी बड़ी अच्छी किताब वगैरह। उसमें उन्होंने पूरा केस ही ये बिल्ड किया है कि अंग्रेज और हिंदू मिलकर यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, और अब मुसलमानों ने किस तरह से बर्रे सगीर को आज़ाद करवाना है। उस किताब का नाम ही बर्रे सगीर की जंग आज़ादी या इस किस्म का है, जिद्दोजहद आज़ादी। उसके बाद 1943 में अंग्रेज हुकूमत ने अ, गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में वाइट पेपर शाये किया। तो उस वाइट पेपर में उन्हें ये लिखना पड़ा, और लिखा हुआ है, मौजूद है, कि अ, आम मुसलमानों का और मुस्लिम लीग का नुक्ता नजर इस सिलसिले में ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों को बर्रे सगीर से निकालने के लिए नहीं चलाई गई, बल्कि ये सिर्फ अंग्रेजों पर प्रेशर डालकर उन्हें अंग्रेजों को इस बात पर आमादा करने के लिए ब्लैकमेल की कोशिश है कि अंग्रेज अपर कास्ट के हिंदुओं को यहाँ की माइनॉरिटीज पर जुल्म करने के लिए खुली छुट्टी दें। तो ये बात 1943 में छपे हुए वाइट पेपर में लिखी गई है कि मुसलमानों का, आम मुसलमानों का और मुस्लिम लीग का नुक्ता नजर ये है कि गांधी अंग्रेजों के सबसे बड़े एजेंट हैं। नेहरू अंग्रेजों को यहाँ रखने में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कांग्रेस, हिंदू महासभा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि सदियों तक अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करें, और हम हैं जो अंग्रेजों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक आम मुसलमान उस वक्त कहता था। ये बात रिकॉर्ड्स में मौजूद है और कायदे आजम की बेशुमार स्टेटमेंट्स में मौजूद है। मैं सवाल यहाँ ये उठा रहा हूँ कि
आप चाहे इस बात को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम को बताना भी जरूरी नहीं है कि जी ये आपके बुजुर्ग कहते थे? आप कह दें कि वो गलत कहते थे, झूठे थे, जो कुछ भी थे, हजार गालियां दें हम पे, इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही, लेकिन आप बताएं तो सही कि भाई ये पर्सपेक्टिव था। तो वो गायब। अब ये कैसे गायब हुआ है? और वो मुताले पाकिस्तान की किताबें, ये आपका आपके एक पर एक करिकुलम आता है, एक ये सिंगल नेशनल करिकुलम भी बैठा हुआ है, इंसान के जहन को बर्बाद करने की सबसे घिनौनी साजिश। खैर, इनमें ये सब आपको नहीं मिलेगा। जो जो यहाँ पे ये जियाले, ये आपके उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं नजरिया पाकिस्तान के हवाले से, जो लोग नजरिया पाकिस्तान के नाम पर जायदादें बना रहे हैं, इनमें से किसी की जबान से आप ये बात कभी नहीं सुने, क्योंकि इन सब की जबानें सिर्फ वो बात बोलती हैं जो इन्हें इंडिया पट्टी पढ़ा, और वो इन्हें बताते हैं कि तुमने इंडिया के खिलाफ क्या अपना पर्सपेक्टिव बनाना है, और वही पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर आपके जिहादी, आपकी मजहबी तंजीमें, आपके सेकुलर, आपके लिबरल, आपके नजरिया पाकिस्तान के झूठे हिमायती सब आपको दोहराते हुए मिलते हैं। तो अब कायदे आजम की स्टेटमेंट्स 1942 में जब गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, कायदे आजम की बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में कि अंग्रेज आज चले जाएं, कल की बजाय आज चले जाएं, हमें तो कोई एतराज नहीं, हम पाकिस्तान हिंदुओं से ले लेंगे। लेकिन गांधी की तहरीक की मुखालिफत हम इसलिए कर रहे हैं कि ये अंग्रेजों को निकालने के लिए नहीं है, ये अंग्रेजों को ब्लैकमेल करके उनको ये मैसेज दे रही है कांग्रेस कि देखो हम तुम्हें यहाँ रखने में मदद देंगे, तुम हमारी बात मानो। तो इसलिए हम मुखालिफत कर रहे हैं। अगर गांधी की तहरीक अंग्रेजों को निकालने के लिए होती तो हम इसके साथ देते, चाहे हिंदुओं से हमारे जितने झगड़े हों, हमें कोई डर नहीं है, पाकिस्तान तो बनना है, वो हमारा वतन है, अंग्रेज चले जाएं हम हिंदुओं से ले लेंगे। तो ये कायदे आजम का वर्जन था। क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करते कि आज तक किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट ने ये बात सुनी होती कि जिन्ना ये कहते थे? तो इससे अब आप अंदाजा लगाइए कि सब दो दो चीजों पर आइए कि सबसे पहली बात यह है कि जिस मुल्क को उसकी अपनी तारीख की बजाय उसकी दुश्मन की लिखी हुई तारीख पढ़ाई जाए, और उसके सियासतदान, उसके लीडर्स, उसके सिपह सालार, उसके इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, उसके ये इन्फ्लुएंसर्स खुलूस के साथ उसका दिफा करने वाले सब उसी चीज से लैस हो, सब उसी झूठे इल्म को लेकर उसकी बुनियाद पर दुनिया के सामने अपना मुकदमा लड़ रहे हों, जो उनके दुश्मन ने पूरी प्लानिंग करके उनको बनाकर किया। क्या वो उनके जीतने का कोई इम्कान है? इस आर्गुमेंट की वॉर में हमारे पास जो इस वक्त आर्गुमेंट्स होते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के, वो सब ऐसे मिसाइलों की तरह से हैं जिनकी पूरी प्रोग्रामिंग दुश्मन ने कर रख के आपके हाथ में पकड़ा दी है, और बच्चों की तरह से हमने ये ले लिए। किसी ने क्योंकि एक इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे पहले उनको इंडिया ने अपने असर में लिया है। ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सारी उन्होंने उनसे आपको अपनी एक्रीडिशन लेनी पड़ती है। वो आपको अगर कोई मकाम नहीं देंगी तो आपकी यूनिवर्सिटी का कुछ बनेगा नहीं। इस तरह से इंटेलेक्चुअल दुनिया पूरी जो है वो उन लोगों के कब्जे में है। तो वहां पर अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करने के लिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में जिंदा रखने के लिए, फिर हमारे यहाँ लोग यही करते हैं। उनके दिमाग इस तरह से बन गए हैं। ऊपर से
जो नैरेटिव स्टूपिड वाला जो मैंने शुरू में आपसे शेयर किया था, बेचा गया है, वो नैरेटिव वैसे ही दिमाग का फ्यूज उड़ा के आपको किसी लॉजिकल थिंकिंग के काबिल तो रहने नहीं। तो ये बात है जी कि आप इस एक छोटे से नुक्ते से शुरू करें। ये अपने ज़हन में पहले आप के कायदे आजम और अंग्रेज हुकूमत, इन दोनों के मुताबिक अंग्रेजों के बर्रे सगीर से जाने की वाहिद वजह एक वाकया बना था कि अंग्रेजों की बनाई हुई एक असेंबली में मुस्लिम लीग ने बैठने से इनकार कर दिया था। ये दिसंबर 1946 का वाकया था और 20 फरवरी 1947 को अंग्रेजों ने ऐलान किया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जी ये एक वाकया था जिसकी वजह से अंग्रेज गए। अब इस वाक़े की क्या इम्प्लीकेशंस थी, इसके पीछे पूरा क्या बैकग्राउंड था, क्या पॉलिटिकल साइंस थी, वो आपने सीखनी है। हम यहाँ सिखाने के लिए मौजूद हैं। मेरी किताबें भी हैं, ज़्यादा आसान किताबें बन रही हैं, इंशाल्लाह हम वीडियोस भी बना सकते हैं। हम इसी अपने फोरम पर इसके लिए कोर्सेज भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जानने के लिए अपने आप को आप कमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपने सोचना होगा। आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो या आप किसी मोहल्ले में पान की दुकान चला, आप दोनों का इल्म बराबर है पाकिस्तान के मामले। तो इस घुमंड के साथ कोई ना रहे अब कि उसे पाकिस्तान के बारे में उतनी मालूमात भी है जितनी एक पान वाले को अपने मुल्क की तारीख के बारे में होती है। क्योंकि आपको आज तक जो कुछ पढ़ाया गया है, आज तक 1947 से अब तक की किताबों में जो कुछ लिखा गया है वो झूठ है। ना सिर्फ वो झूठ है, बल्कि वो ऐसा डिस्टॉर्टेड झूठ है कि उसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग वैसे भी चीजों को ठीक से प्रोसेस करने के काबिल नहीं रहता। दूसरी बात ये सोचनी है आपने कि अब जो मीडिया और नैरेटिव की जंग शुरू हो रही है, इंडिया जो शशि थरूर साहब की क़यादत में लेकर लश्कर निकला है दुनिया में, उसको अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे अपनी कैपेसिटी में, तो कौन देंगे? आयशा जलाल देंगी? क्या आपके मुल्क के बड़े बड़े सियासी लीडर्स और डिप्लोमेट्स जो भेजे जाएंगे वो उसका जवाब देने के काबिल है? नहीं है, क्योंकि उनके पास ये फैक्ट्स नहीं है। और आपको इसका जवाब देना है। आपने देखा है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम का मोराल बुलंद रहा, उसमें कोई इस बात में मेरे ख्याल में शुबा नहीं कर सकता कि जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिस तरह से इन्होंने एक, क्योंकि चीजें सामने की थी ना, तो जिसका जो भी नैरेटिव था पहले, उसने उसे भाड़ में झोंका और जो सामने नजर आ रहा है उसको रख के उसने बिल्कुल एतराफ किया कि यार मेरी तो आज आंखें खुल गई हैं। आप ये देखिए शहजाद गयास को, नजम सेठी को और सैयद मुजम्मिल शाह को, वो लोग जो हमारे यहाँ जरा से एक एंटी समझे जाते थे, इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहा है कि जी ये नजर आ रहा है और ये गलत है और ये सही है, और कोई उन्होंने फिक्र नहीं की कि इससे पहले उनके क्या पर्सपेक्टिव रहे थे, क्योंकि चीजें नजर आ रही थी सामने। अ, तो तो नीयत ठीक है सबकी, बिल्कुल। लेकिन अब जो इसका सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है मीडिया वॉरफेयर का, उसमें उन चीजों से वास्ता पड़ेगा जो इस वक्त किसी को मालूम नहीं है। वो जैसे जैसे मालूम हो जाए तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बदली जा सकती है। तो इसलिए जिम्मेदारी फिर हम में से जिस शख्स को जितनी उसकी अपनी कैपेसिटी हो उसमें, इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले कम से कम आप एक ऐसे शख्स तो बन जाएं पाकिस्तान में जिसके पास ये पूरा इल्म प्रॉपर तरीके से हासिल किया हुआ 3-4 महीने लगाकर मौजूद हो। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कुदरत आपको
कितना मौका देती है इसको आगे फैलाने। ये मेरा आपसे सवाल है कि आप इसके बारे में सोचिए। और मैं ये चाहूंगा कि आज इस सेशन में हम सब लोग जो मौजूद हैं, अब 27 हो चुके हैं इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट्स, हम मिलकर फैसला करें कि क्या हम एक टीम बनकर अब इस पर काम, इसको सबसे पहले लर्न करने पर तैयार हैं। लेट्स लर्न टुगेदर, और उसी लर्निंग के दौरान हम अपनी टीम बिल्डिंग, ये ऑप्शंस के आप इस लर्निंग को आगे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सब करें। इसके बारे में आप में से जो लोग चाहते हो कि यस यू आर इंटरेस्टेड, मेरे ख्याल में आप यहाँ पर लिख दीजिए चैट में कि यस आई एम इंटरेस्टेड। तो हम देख लेते हैं कि कितने लोग। लेकिन मैं ये कहकर बात को खत्म करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ने जिस तरह से ये जंग जीती है, हम उसे महज इस वजह से ना अगले राउंड में हमें बसपाई इख्तियार करनी पड़े कि दुनिया को पहले से जो झूठ भारत ने पढ़ा रखा है, उसकी वजह से वो फिर बाजी ले जाए। एक चीज। दूसरी बात यह है कि अब आप अगर एक दफे के लिए गौर कीजिए, तो इस वक्त जितने भी नैरेटिव हैं बरसगीर की आज़ादी के बारे में, ये वाहिद नैरेटिव है जिसमें तीनों पार्टीज के लिए इज्जत का मौका। अंग्रेजों को इज्जत दी जा रही है कि उनका जो अपना नैरेटिव था उसे कबूल किया जाए। हिंदुओं को इज्जत दी जा रही है कि सीआर दास को, चितरंजन दास को हम कायदे आजम से भी ऊपर एक मकाम दे रहे हैं, हम उन्हें अल्लामा इकबाल के साथ एक मकाम दे रहे हैं कि असल थिंकर तो वो थे। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, तो आज़ादी की टेक्निक चितरंजन दास ने डेवलप की। एंड जिन्ना owes his success not only to the vision of Iqbal but also to the vision of सीआर दास। और विद सीआर दास बहुत सारे और कांग्रेस के पुराने लीडर्स जिन्हें अब इंडिया डिस्कार्ड कर चुका है, वो सब जिंदा हो जाते हैं, जो इसी सेम पेज पर थे, पारसी भी, हिंदू भी, क्रिश्चियंस भी। और तो हिंदुओं के लिए भी इसमें एक बाइज्जत मुकाम है और मुसलमानों के लिए भी है। इसके मुकाबले में जो इस वक्त नैरेटिव राइज है, उसमें सिर्फ इंडियन नेशनलिस्ट के लिए कोई बाइज्जत मकाम है। अंग्रेज भी उसमें बहुत बुरे साबित होते हैं, और मुसलमान जिन्होंने 80-90% की तादाद में पाकिस्तान के हक में वोट किया था, वो गद्दार साबित होते हैं, जिसके लिए फिर ये अवेसी जैसे बेवकूफ़ों को वहां पर उस किस्म की बातें करनी पड़ती हैं जो वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन इसे भी आप लिख लीजिए कि अब इंडिया में मुसलमानों के लिए हालात काफी मुश्किल होने वाले हैं। उस पर हम अलग बात कर लेंगे। लेकिन ये तो पहले से आप टीम वाले तो जानते हैं कि हम हमेशा से ये हिसाब लगा कर ही बैठे थे कि 2026 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के मुसलमान, इन तीनों पर एक ही तरह की मुसीबत पड़ने वाली है। यानी ये फिर इन्हें उसी तरह से मिलकर फैसला करना पड़ेगा जैसे 1906 में मुस्लिम लीग बनाते हुए किया था। तो अब आप आसार उसके आपके सामने हैं। एनीवे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस नैरेटिव को आप देखिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट हमें दे दो, जिंगोइज्म हो इसमें। देयर इज नो जिंगोइज्म इन दिस। इसमें हम कह रहे हैं कि तीनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ उन लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है जो दूसरों को हकीर समझते थे। बाकी चितरंजन दास जैसे हिंदू, मुस्लिम लीग और जितने भी अंग्रेज इसमें नेक नियत थे, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो ये वाहिद नैरेटिव है जो तीनों को एक बाइज्जत मकाम देता है, और ये इसका सेलिंग पॉइंट है। इसको अगर सही से आप प्रेजेंट कर सकें, तो आज अंग्रेजों को इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है कि कोई जाकर उनसे ये गिल्ट दूर करवा दे। ये जो इंडियन नैरेटिव है, ये आपको सेल्फ लोडिंग सिखाता है। आप अंग्रेजों से जितनी चीजें आपने सीखी हुई हैं, उनके बगैर आज जिंदगी आप नहीं गुजार सकते। आप लेकिन
जिस सोर्स से आपने सीखी है, यानी अंग्रेजों की हुकूमत, उस पर आप आज तक जो है वो उस पर शर्मिंदा होते हैं और हर चीज का इल्जाम उन पर डालते हैं, आजादी के 80-90 साल बाद भी, कि वो ना होते तो ये ना होता। और ये सेल्फ लोडिंग है। दिस इज सेल्फ लोडिंग, जो जिसका फायदा फिर सिर्फ जो है वो अ, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को होता है। आप सोचिए ना कि क्या आप सोच सकते हैं कि इंडियन मुआशरा जो है वो ऐसा कैसे बना है कि मोदी जैसे शख्स को वो 3 दफा वजीर आजम मुंतखब करे, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग वहां पे जो है वो चैनल के सबसे बड़े वो उनके मीडिया के सुपरस्टार्स बन जाएं। पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सके? नहीं। पाकिस्तान ने कभी एक्सट्रीमिस्ट को वो इस तरह से वोट नहीं दिया। पाकिस्तानी मीडिया में अर्नब गोस्वामी टाइप के यहाँ के अगर यहाँ से सोच भी नहीं सकते कि उन्हें इस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। हैं दो चार हमारे पास ऐसे जो करना, तो आप देखिए कि वो आज कहाँ बैठे हैं, जो हमारे यहाँ के अर्नब गोस्वामी है। तो इस वजह से ये सेल्फ लोडिंग, ये एक दिमाग को अपने लोगों के इस तरह से डिस्टॉर्ट करना, दुनिया को डिस्टॉर्ट करना, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है एक तरह से, एजुकेशनल टेररिज्म है जो इंडिया ने किया हुआ है। इससे हम इंसानियत को निजात दिलाएं। हम ये सिर्फ इसलिए नहीं करें कि इसमें हम इसे अपनी ईगो की बर्तरी बनाकर ना इस नैरेटिव को पेश करें। हम इस नैरेटिव को इसी स्पिरिट के साथ पेश करें कि हम चाहते हैं कि दुनिया में हर कौम इज्जत के साथ जिए। उसने अपने माजी में जो गलतियां की हैं उनसे जरूर वो सीखे, लेकिन उसने अपने माजी में जो अच्छी चीजें की हैं उन पर क्रेडिट भी ले। और जैसे कायद आजम ने कहा था कि इफ एन एनिमी टुडे इज ए फ्रेंड ऑफ टुमारो, दिस इज लाइफ, दिस इज हिस्ट्री। तो आज जो आपका दुश्मन है, कल वो आपका कल का दोस्त है। यही तारीख है और यही जिंदगी है।